Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter thermodynamics और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हीट इंजन इस टॉपिक को. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एंड गिव द हेडिंग हीट इंजन. ठीक है, हीट इंजन ये है हमारा यहां पर आज का छोटा सा टॉपिक. सो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि ये हीट इंजन आखिर होता क्या है. तो यहां पर देखो वर्ड आ रहा है हीट इंजन. हीट से रिलेटेड कुछ तो भी वर्ड है और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ भी कुछ हीट से रिलेटेड रहे. तो हम लोग कहेंगे कि भैया ऐसा कोई डिवाइस, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, अब यहां पर हीट एनर्जी कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो हमारे पास में बात का पॉइंट है. लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं ऐसा डिवाइस जो आपकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं हीट इंजन. ठीक है, अब ये जो हीट इंजन होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं इंटरनल कंबशन, जिन्हें आईसी इंजन भी कहते हैं बेटा, और एक होते हैं हमारे पास में एक्सटर्नल कंबशन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इन वर्ड से यहां पर क्या मतलब है, इनका मतलब है कि जहां पर आपका फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है. यदि बाहर हम लोग फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास में स्टीम इंजन. जो हमारे पास में पहले चला करते थे वो हमारे स्टीम इंजन हुआ करते थे. लेकिन अब जो हम लोग यूज करते हैं वो हैं आपके आईसी इंजन, जो जैसे मोटरसाइकिल में जो इंजन यूज हो रहा है या फोर व्हीलर्स में जो इंजन यूज कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन हैं. सो ये हमारे पास में इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या है, जहां पर फ्यूल को इंटरनली क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है. यस और नो. इंटरनली का मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर में बर्न कर रहे हो या सिलेंडर के बाहर बर्न कर रहे हो. मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी गाड़ी आती है ना, तो उसमें कितना फ्यूल, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बाहर से आग लगा दी फ्यूल में और वो बर्न हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना. उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक सिलेंडर होता है जिसका वो यूज कर रहा होता है और उस फ्यूल से वो एनर्जी ले रहा होता है. अब यहां पर जो एक पॉइंट आता है वो आता है भाई रिगार्डिंग द एफिशिएंसी. ठीक है, जो याद होना चाहिए बस, ज्यादा उससे ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं है. तो हमारे पास में जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके एग्जांपल है आपके पास में डीजल इंजन हो गया आपके पास में, या फिर एक एग्जांपल हो जाएगा पेट्रोल इंजन. ठीक है, इस पर यदि एग्जामिनर सवाल बनाना चाहे तो बस ज्यादा कुछ सवाल नहीं बनाएगा, सीधा सीधा पूछेगा उनकी एफिशिएंसी के बारे में. किसके बारे में पूछेगा, एफिशिएंसी. तो बेटा इसकी एफिशिएंसी लगभग 20% होती है, लगभग 25% होती है, और इसकी लगभग आपके पास में होती है 40%. ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. कितना इनपुट दे रहे हो उससे कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, ये आपके पास में एफिशिएंसी हो रही है. क्लियर है. सो ये सब डेटा जो है बेटा ये पुराने डेटा हैं और अभी तक वही चल रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग. जब कभी सिलेबस में अपग्रेडेशन होंगे और उसके बाद में जब ये डेटा हो सकता है कि, क्योंकि देखो अभी ये जो पेट्रोल इंजन आ रहे हैं तो नए मॉडल आते जा रहे हैं, जैसे BS4 BS6 है ना, भारत स्टेज सुना होगा ना आप लोगों ने. तो हो सकता है उसमें कुछ एफिशिएंसी उनकी बढ़ के आ रही हो, लेकिन ये जो है हमारे पास में पुराना डेटा है, तो उसी डेटा को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, यदि एग्जामिनर पूछेगा तो भी आप, हो सकता है एग्जामिनर ऐसे पूछे कि एफिशिएंसी का लेवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा. याद रखने वाला डेटा है, छोटा सा डेटा है, वो भी एग्जामिनर के मन में आया तो पूछा, नहीं तो मोस्टली इनको अवॉइड करते हुए ही एग्जामिनर आगे चलते हैं. ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोगों को इसको एकदम बेसिक सिंपल इसमें समझना है
कि हीट इंजन का कैसा डिजाइन होता है, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होता है। मतलब हम लोग मोटर वगैरह वो सब डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। यहां पर हम लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उसी के बेसिस पर क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं उनको हम लोगों को यहां पर देखना है। तो भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास में होता है एक सोर्स होता है। क्या होता है? एक सोर्स होता है जो जनरली हायर टेम्परेचर पे होता है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग T1, ठीक है। यहां से हमें हीट मिलती है Q1 और ये पहुंचती है वर्किंग सब्सटेंस पर, और इसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या किया जाता है, वर्क डन किया जाता है। और वर्क डन के बाद में जो कुछ भी बच जाता है ये चला जाता है सिंक के पास में, जिसका टेम्परेचर होता है T2, ठीक है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या बोला, सोर्स से हमने हीट एनर्जी ली Q1, कुछ वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ वर्क डन हुआ, और बची हुई हीट एनर्जी कहां पहुंच गई, सिंक पे, जिसका टेम्परेचर T2। एक काम कर लो, इसको भी ले लो Q2। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो यहां पर तीन चीजें आ रही है, एक आ रहा है सोर्स, एक आ रहा है वर्किंग सब्सटेंस, और एक आ रहा है सिंक। सो दीज थ्री आर द पार्ट्स ऑफ द स्टीम इंजन जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को पढ़ना है, बस वही। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा सोर्स के बारे में। सोर्स क्या है? सोर्स एक रिजर्वायर है। सोर्स क्या है? एक ऐसा रिजर्वायर है जो हायर टेम्परेचर पर प्रेजेंट रहता है। मतलब उसका टेम्परेचर ही T1 दे दिया है, मतलब वो T1 टेम्परेचर ही अपने आप के पास में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो भी काफी लार्ज होती है। यस और नो? थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी। क्लियर? ओके। अगला सिंक। सिंक क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस। देखो, जो वर्क डन कर देगा उसके बाद में जो बच जाती है हीट वो कहां जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो वो जाती है आपकी सिंक के पास में, ठीक है। सो ये तीन बेसिक चीजें यहां पर हमारे पास में काम की हैं। यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? अरे बोलो, तीन चीजें थी, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस, अच्छा मैंने लिखे नहीं क्या, सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस, ये तीन जो हैं बेटा अपने हीट इंजन के क्या हैं, पार्ट है। सोर्स क्या है? रिजर्वायर। रिजर्वायर बोल सकते हैं हम लोग एट हाई टेम्परेचर। ये क्या है? ये भी एक रिजर्वायर है जिसमें आप हीट को स्टोर कर रहे हो, लेकिन ये है एक लो टेम्परेचर वाला रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, T2। इसका टेम्परेचर कितना है, T1। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? तो वर्किंग सब्सटेंस एक वो मटेरियल है जो आपका मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने का काम करता है। मटेरियल विच परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क। ये आपका हीट इंजन का बेसिक आइडिया यहां पर आप लोगों को मिल गया होगा। इस पे कोई सवाल पूछने की उम्मीद यहां पर ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन हां, यहां से अब हमारे पास में जो सवाल बनेगा वो बनेगा रिगार्डिंग एफिशिएंसी। तो भैया एफिशिएंसी का सवाल यदि बनेगा तो किस प्रकार से? तो मैंने बोला भैया एफिशिएंसी का मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, यदि मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं। ओके, चलो भैया आउटपुट का मतलब बता दो क्या है और इनपुट का मतलब बता दो क्या है, जस्ट फटाफट से। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? तो आउटपुट है आपका वो जो वर्क डन आपने किया है, और इनपुट क्या है, द हीट विच इज टेकन फ्रॉम दी सोर्स। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। आउटपुट है आपका क्या, जो वर्क डन हुआ है वो, और इनपुट क्या है आपका, हीट टेकन, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। तो इस बेसिस पर यदि मैं बात करता हूं तो एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, W डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100, यदि परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूं तो। क्लियर? अब ये W कहां से आएगा? तो भैया देखो, जनरली अब आपके पास में होने वाला क्या है, आप यदि यहां पर देखो तो ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहां से आ रही है, ये दो पार्ट्स में जा रही है। किसमें? एक तो वर्क डन में और एक सिंक के पास में। तो मैं कह सकता हूं भैया कि Q1 जो है वो है आपका W प्लस का Q2 के बराबर। सो आई कैन से दैट W कैन बी रिटन एज Q1 माइनस का Q2। बोलो यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। यदि ये बात समझ में आ गई है, सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि भैया ईटा विल बी इक्वल्स टू
Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100। सो सॉल्व कर लो तो ईटा परसेंटेज में यदि लिखना है तो ये आएगा 1 माइनस का Q2 डिवाइडेड बाई Q1 और इंटू क्या है बेटा 100। ठीक है, इंटू 100 साइड में करना है। ठीक है, कई बार एफिशिएंसी वैसे भी लिख दी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कितनी लिख रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा किसका, एफिशिएंसी का। और ये एफिशिएंसी किसकी है, हीट इंजन की है। किसकी है बेटा, हीट इंजन की है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे इंजन को सीरीज में लगा देते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं और हमें क्या मिल जाती है, नेट एफिशिएंसी मिल जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीज थी, इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है। अब हालांकि देखो, अब हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं और वो है रिगार्डिंग द कार्नोट साइकिल। आप लोगों ने देखो केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन हम लोगों को यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। और ये है बेटा कार्नोट साइकिल। क्या है, कार्नोट साइकिल। अब ये कार्नोट क्या है, तो कार्नोट साइकिल को समझना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कार्नोट इंजन क्या है, तो कार्नोट इंजन में एक साइक्लिक प्रोसेस को कंबाइन करते हुए एक इंजन को डिजाइन किया गया है और उसमें भी आपके पार्ट्स तो वही हैं, वैसा ही सब कुछ है। मतलब सोर्स है, सिंक है, वर्किंग सब्सटेंसेस है। और इसमें उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोशिश की है एक आइडियल हीट इंजन बनाने की। उन्होंने कोशिश की है आइडियल हीट इंजन बनाने की इन प्रोसेसेस की मदद से। कौन कौन सी प्रोसेस, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस की मदद से इन्होंने कोशिश की है एक ऐसा हीट इंजन बनाने की जिसकी एफिशिएंसी को वो हायर साइड पे ले जाएं। तो इस बेसिस पर एक कार्नोट थियरम भी आती है और कार्नोट थियरम कहती है नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन कार्नोट इंजन। ये कार्नोट की थियरम है। बोलो कितना सिंपल है। मतलब कार्नोट जी कह रहे हैं कि भैया हमारे इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती। क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको समझना है आपको कार्नोट साइकिल को। तो आपको जो अभी तक सीखा हुआ है आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, इन चीजों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ की हम लोग भाषा कह रहे हैं। हमारे पास में हो क्या रहा है, हाँ, हमारे पास में लेट से हम लोग किसी पॉइंट ए पर खड़े हैं। ठीक है, किसी पॉइंट ए पर खड़े हैं और इस पॉइंट ए पर हमारे पास में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। अब हम लोगों ने क्या किया कि भैया ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो हम लोगों ने सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन किया है यहां पर और पॉइंट बी पर पहुंच गए हैं। पॉइंट बी पर जब पहुंचे हैं तो मैंने बोल दिया है कि भैया पॉइंट बी पर प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, लेकिन टेम्परेचर है T1। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, आइसोथर्मल एक्सपांशन किया है। तो ये ग्राफ ऐसे चला। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है, अगेन एडियाबैटिक एक्सपांशन किया है और हम लोग पॉइंट सी पर पहुंच रहे हैं। तो पॉइंट सी पर जब मैं पहुंच रहा हूं तो मेरे पास में यहां पर ऐसे मैं लिख देता हूं, यहां है बेटा P1, V1, T1, P2, V2, T1। यहां पहुंचते ही P3, V3 और T2। टेम्परेचर क्या हो गया है, T2 हो गया है। तो मैंने लिख दिया भैया प्रेशर हो गया P3, ये हो गया V3 और ये हो गया है T2। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, लौट के आ रहे हैं पॉइंट डी पर और अब वापस से उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। और वो क्या है, अब हम लोग वापस लौट के आ रहे हैं तो कंप्रेशन कर रहे हैं। मतलब मैं यहां से वॉल्यूम को फिर से क्या कर रहा हूं, डिक्रीज करके पॉइंट डी तक पहुंच रहा हूं। इस बार अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसके कारण प्रेशर हुआ P4, वॉल्यूम हुआ V4 और सिंस आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो मैं यहां पहुंच गया और डी से वापस बेटा मैं कहां जा रहा हूं, इस पॉइंट पर जा रहा हूं जो पॉइंट ए है और इस बार अगेन मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, सो ध्यान रखना, यहां है आइसोथर्मल एक्सपांशन,
एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन 4 स्टेज से मैं वापस से साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू पॉइंट ए पर लौट के आ रहा हूं। तो इसकी एफिशिएंसी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। बेसिकली ये अपने आप में 4 सवालों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? 4 सवालों का एक कॉम्बिनेशन है। अब मैंने क्या बोला कि भाई देखो, हमारे पास में यदि ये साइक्लिक प्रोसेस है, मैं वापस टेम्परेचर T1 पर पहुंच चुका हूं, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि भैया चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो भैया आप लोग क्या कहोगे, इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। यदि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी तो हमारे पास में जो हीट है वो आपका वर्क डन के बराबर आएगा। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझिए, लॉजिक है क्लियर। कि देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब डेल्टा यू का मतलब आप लिखते हो एन सीवी डेल्टा टी, यस और नो। अब डेल्टा टी बराबर यदि 0 है तो डेल्टा यू बराबर क्या आएगा, 0। चेंज इन टेम्परेचर 0, क्योंकि T1 से चले थे, T1 पर वापस पहुंच गए। ओके, तो देखो यहां पर ध्यान से सुनते चलना। मैंने पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन किया तो टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन जब मैं एडियाबैटिक एक्सपांशन कर रहा हूं तो टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा है और वो हो रहा है T2 तक। फिर मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहा हूं तो वापस से मेरा यहां पर जब मैं पहुंच रहा हूं तो यहां पर बेटा P4 है, V4 है और टेम्परेचर T2 ही है। लेकिन इस T2 से मैं वापस T1 पे पहुंच रहा हूं तो इसका मतलब अगेन क्या हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर चेंज हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीजें चेंज होती हैं। यस, अगेन सेम टेम्परेचर पे पहुंच गया तो मतलब पूरी साइकिल में आपका चेंज इन टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि जो भी आप हीट दे रहे हो दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल वर्क डन। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बस इतना सा मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। फटाफट से बोलो यस और नो, श्योर है? सो लेट अस मूव फर्दर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करते हुए। पहला हम लोग ए से बी में जा रहे हैं और ए से बी की प्रोसेस को जरा देखिए क्या है। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, बोलो क्या हो रहा है? ए टू बी में हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है मतलब डेल्टा टी। देखो यदि मैं बात करूं, लॉजिकली बात करूं तो देखो क्या हो रहा है, पहले आप P1 V1 और T1 से आप जा रहे हो P2 V2 और T1 तक, मतलब डेल्टा टी क्या है, 0 है तो डेल्टा यू भी आपका 0 आएगा। तो बेटा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया Q1 बराबर W1 आ रहा है, यस और नो। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या लिखा जाएगा, तो Q1 विल बी इक्वल्स टू W1 बराबर, याद करो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, nRT log V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। तो आप क्या लिखोगे, nRT1 log नेचुरल लिख रहा हूं तो V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। तो भैया आपके पास में आएगा Q1 बराबर W1 बराबर nRT1 ln। क्या ये मुझे V2 डिवाइडेड बाई V1 मिलेगा? बोलो यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, मेरी प्रोसेस ए से बी वाली खत्म हो गई। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जरूरत पड़ेगी, लंबा डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि देखो यदि मैं इस डेरिवेशन को ना भी करूं तो भी काम बन जाएगा, लेकिन ये अपने आप में आपको इस सवालों की तरह ट्रीट करने हैं इनको। सोचिए मैं आपको कोई एग्जाम में ग्राफ दे दूं, बस इतना से इतना दे दिया और आपसे वर्क डन पूछो तो क्या करोगे? अब इसका एरिया कहां से निकाल लोगे? सीधी स्ट्रेट लाइन देता तो एरिया खींच लेते थे तुम लोग, लेकिन जब सीधी लाइन नहीं है तो एरिया कहां से निकाल लोगे? दिक्कत है ना। तो इसके लिए ये सारी चीजें करी जाती हैं। चलो अब प्रोसेस है बी से लेकर के सी तक। तो भैया
फ्रॉम बी से लेकर के सी तक, और ये है आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या है आपके पास में? एडियाबैटिक एक्सपांशन, जहां पर आप क्या कर रहे हो, आपके पास में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T1। यहां से जा रहे हो प्रेशर V3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 पर। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है सर जी। अब यहां पर फिर से दो चीजें, ये है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया एडियाबैटिक यदि प्रोसेस है तो आप कहोगे यहां पर Q2 विल बी इक्वल्स टू 0, है ना? ओके। और W2 आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। बताओ जरा फॉर्मूला क्या लिखा जाता है भाई? फॉर्मूला यदि आपको नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस का गामा। बोलो क्या यही फॉर्मूला है? बोलो फॉर्मूला यही ना। W2 कितना आएगा? एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस का गामा। तो भैया इस फॉर्मूले के बेसिस पर यदि मैं लिखना चाहूं तो एक काम कर सकता हूं, मैं वर्क डन लिख सकता हूं W2, और ये आ जाएगा एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस का गामा। यदि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको T1 माइनस T2 और गामा माइनस 1 लिख सकता हूं। ध्यान रखना, ये आपके पास में हो गई इक्वेशन नंबर 2। सर जी इक्वेशन नंबर 2। अब सर आप डेल्टा यू नहीं निकाल रहे हो। जरूरत नहीं है मुझे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत बताओ? क्योंकि देखो आपको एफिशिएंसी चाहिए एट दैट, और एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट क्या है? वर्क डन, और इनपुट क्या है? वो जो हीट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में तो हीट क्या है? 0 है, तो Q2 तो 0 हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोसेस फ्रॉम सी टू डी। तो भैया सी टू डी में क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। यदि आपको याद हो तो डायग्राम को देखते चलिए बेटा, आपके पास में है। तो बेटा इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में आप क्या कर रहे हो? आप पहले P3, V3 और T2 पर हो, यहां से जा रहे हो P4, V4 और T2 पर। बराबर है या नहीं है? तो आपने बोला सर जी बात तो पते की लग रही है। चलो इसमें निकालो फिर से। क्या निकालना पड़ेगा? आइसोथर्मल है, डेल्टा यू 0 हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे यहां पर सीधा सीधा, यदि मैं चाहूं तो लिख सकता हूं Q3 बराबर W3 बराबर NRT2 नेचुरल लॉग V फाइनल, तो V4 डिवाइडेड बाई V3। बोलो यस और नो। V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। यस और नो? बोला ठीक है सर। आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला ठीक है। अच्छा इसको मैं ना आगे, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जरूरत पड़ेगी आगे हमें मालूम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस का NRT2 ln V3 डिवाइडेड बाई V4। जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले से लिख के चल रहे। चलो ठीक है। अब क्या बच गया? देखो C टू D पहुंच गए, अब D से A तक पहुंचना है। चलो D से A तक पहुंचते हैं। तो भैया फ्रॉम डी से लेकर के ए तक ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये क्या है आपका? एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक कंप्रेशन है मतलब Q4 बराबर तो 0 मिल गया। अच्छा इसमें आप कहां से कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो बेटा P4, V4, T2 से P1, V1 और T1 तक। बोलो यस और नो? मैंने बोला ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है? वर्क डन के बारे में। तो बेटा वर्क डन लिखोगे NR, कुछ गड़बड़ी करी क्या? एडियाबैटिक कंप्रेशन है ना? ओके बेटा एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो यहां पर आएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस का गामा।
तो बेटा आप लोग लिख सकते हो W4 बराबर NR टी फाइनल है T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का गामा। अगेन जरूरत पड़ी तो मैं उसे गामा -1 कर सकता हूं। बोलो यस और नो। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आया? ओके। अब आपको क्या चाहिए? टोटल वर्क डन को एक साथ ले लो और टोटल इनको एक साथ में ले लो और आपका इसको सॉल्व करो। मतलब पहले हम लोग पहले टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन निकालने के पश्चात हमें यहां पर कुछ चीजों को कैंसिल आउट करना है और साथ में आपको क्या करना है कि भैया आपको टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब करी है सिस्टम से वो आपको इनपुट देना है। बात को समझिए क्या हो रहा है कि आपको एफिशिएंसी चाहिए। आपका टारगेट क्लियर है, टारगेट है एफिशिएंसी, जिसका मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट का मतलब है वर्क डन टोटल, है ना, और इनपुट का मतलब है हीट एब्जॉर्ब। तो देखो पूरी प्रोसेस में यदि आपको आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो हीट एब्जॉर्ब है वो तो सिर्फ Q1 है। क्यों? Q2 के टाइम पे तो आपने हीट को उसको वापस दिया है ना। यस और नो? अरे यस और नो, तो ये Q1 हो गए। तो इसमें तो परेशानी, तो वर्क डन टोटल निकालना है हमको। तो वर्क डन टोटल की तरफ यदि मैं चलता हूं तो मुझे सारे वर्क डन को लिखना है। तो W विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस का W2 प्लस का W3 प्लस का W4। तो जरा हम लोग देखते हैं भैया, सारे वर्क डन को लिखना पड़ेगा एक एक करते हुए। तो चलो देखते हो पहले W1 कहां है, ये रहा, NRT1 ln V2 by V1। NR कितना था? NRT1 NRT1 ln V2 by V1 था, प्लस W2 के बारे में देखते हैं बेटा क्या लिखा है, NRT2 माइनस T1 NRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा बराबर है, प्लस W3 के बारे में देखो, माइनस NRT2 ln V3 by V4। मतलब इसे माइनस कर दो, NRT2 ln V3 by V4, और लास्ट में देख लो एक बार, इसको सही कर रहा हूं कि मैं, हाँ, माइनस NRT2 ln V3 by V4। W4 बच गया, कहां गया? NRT1 माइनस T2 1 माइनस गामा, प्लस का NRT1 माइनस T2 और 1 माइनस का गामा। बोलो यस और नो? तो जरा आप ध्यान से देखो यहां पर, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्या ये कट जाएंगे? ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जो आपका टोटल वर्क डन बच रहा है यहां पर, वो क्या बच रहा है? W विल बी इक्वल्स टू NRT1 ln V2 बाई V1 माइनस NRT2 ln V3 बाई V4। बोलो यस और नो? तो आपने बोला ठीक है भैया। चलो ये आपके पास में वर्क डन आ चुका है, यस और नो? और यदि आप Q1 के बारे में बात करोगे तो Q1 आपका NRT1 ln V2 बाई V1 तो है ही है, लेकिन अब हम लोगों को इसको क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, एडजस्ट करना है। मतलब ये V1 V2 को और इनको हटाना पड़ेगा T1 T2 को, ताकि कुछ सॉल्व होके अच्छा सा डेटा आए। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, देखो, अब देखो ये स्टेप्स होते हैं। अरे खाली कैसे हो गया? हाँ ये रहा। इस B से लेकर के C तक की प्रोसेस को देखो, ये है एडियाबैटिक एक्सपांशन है, ठीक है। क्या है? एडियाबैटिक एक्सपांशन है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 से लेकर के 3 तक। B से लेकर के C तक आपका है एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो यहां से मेरे काम की एक चीज मिल सकती है, पता है क्या? फटाफट देखो, हम लोग हैं यहां पर P2 V2 और T1 से P3 V3 और T2 में, है ना। तो ये T1 T2 से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिलेशन हमारे काम का मिल सकता है, यदि मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान दूं तो। वो कैसे?
तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए क्या, एडियाबैटिक एक्सपांशन में हम लोग क्या नियम लगा सकते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। मैं बोला ठीक है सर जी। तो अब यहां पर काम की चीज ये है कि देखो प्रेशर तो हमारी इक्वेशंस में कहीं है ही नहीं, मतलब हमें जो रिलेशन चाहिए वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, और वॉल्यूम और टेम्परेचर में वॉल्यूम और टेम्परेचर में यदि आप रिलेशन देखोगे तो किस प्रकार का रिलेशन आता है, टी वी की पावर 1 माइनस गामा माइनस 1, टी वी की पावर टी वी की पावर 1 माइनस गामा। एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, टी वी की पावर 1 माइनस गामा, एक सेकेंड। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट था, तो एन आर टी एम टीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ओके, मैंने क्या लिख दिया था, एक सेकेंड ना, फिर से भूल गया। पीवी बराबर एनआरटी है और पी इंटू वी की पावर गामा बराबर है कांस्टेंट, तो भैया मैं पी की जगह लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा, तो ये बन जाएगा टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ओके, तो मैं लिख सकता हूं T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V3 की पावर गामा माइनस का 1। यस और नो, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, इसको देख लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि देखो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर का ही डेरिवेशन था। तो मैंने आपको बोला था पी वी की पावर गामा याद रखना ज्यादा आसान है कंपेयर टू सारे अदर्स। ओके, तो मैंने वही किया, मैं फिर थोड़ा सा लगा मेरे को, तो मैं देख रहा हूं इसको, ठीक है। तो भैया यहां से मेरे पास में एक तो रिलेशन ये आ सकता है T1 अपॉन T2 बराबर V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस का 1, एक रिलेशन ये बन सकता है। यस और नो, मतलब V3 अपॉन V2 यदि मैं लिखना चाहूं तो देखो कहीं V3 अपॉन V2 नहीं मिल रहा है हमको, है ना। ओके, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं अभी, और कुछ काम की डेटा आ जाए शायद, T1 अपॉन T2। टेम्परेचर और कहां चेंज हो रहा है उसको भी जरा देखिए बेटा, क्योंकि जहां पे आपको टेम्परेचर का रिलेशन मिलेगा वहां से एक अच्छा रिलेशन हमको देखने को मिलेगा। एक और रिलेशन हमको देखना पड़ेगा और वो है आपका, कहां गया, D2A में। देखिए यहां पर भी एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो यहां पर भी हम लोग काम कर सकते हैं D2A। D2A, तो भैया D से लेकर के A तक की प्रोसेस को जरा हम लोग देखते हैं, D2 लेकर के A तक की। तो इसमें मुझे क्या मिलता है, D पे है हम लोग P4 V4 और T2, और जा रहे हैं हम लोग P1 V1 और T1 पर। अगेन यहां पर फिर से सेम काम कीजिए, तो T इंटू वी की पावर गामा, मतलब T2 V4 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T1 V1 की पावर गामा माइनस का 1। तो यहां से देखिए आपको मिल जाएगा T1 बाई T2 बाई T1 बराबर V1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस का 1। मतलब मैं कह सकता हूं T2 बाई T1 बराबर V1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस का 1। यस और नो, क्या ये रिलेशन आपको मिल गया। देखो ये डेरिवेशन में बहुत टाइम जाने वाला है, बाकी इसके बाद में आगे कुछ है ही नहीं हमारे पास में ज्यादा। यस और नो, तो आपने बोला ठीक है सर जी। तो इसका मतलब देखो ये T1 अपॉन T2, देखो T1 अपॉन T2 आपको क्या मिल रहा है, V3 बाई V2 की पावर, V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 मिल रहा है। यस और नो, तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं इसको T1 अपॉन T2 ले लूं, तो बताओ T1 अपॉन T2 इसको यदि मैं ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। बोलो यस और नो, फटाफट देखिए रिलेशन को, तभी आपको समझ में आएगा। ये रिलेशन को देखिए और इस वाले रिलेशन को देखिए, क्या ये दोनों सेम रिलेशन है। T1 अपॉन T2 बराबर V4 अपॉन V1, मैंने क्या कर दिया, बस उल्टा कर दिया, और T1 अपॉन T2 V3 अपॉन V2। मतलब यदि मैं इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं
V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। बोलो यस और नो। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल सही है। अब सेम पावर होती है तो हम लोग काट सकते हैं। मतलब जैसे मान चलो आपको लिखा है एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब, तो 3 से 3 काट लो तो एक्स बराबर 3 मिल जाएगा। यस और नो? ये बेसिक मैथ्स है तो उसी का मैंने यहां पर प्रयोग करता हूं। तो मैं इसको काट देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा V3 बाई V2 बराबर V4 बाई V1। तो देखिए यहां पर मिलेगा V1 बाई V2 बराबर V4 बाई V3। V1 बाई V2 कितना मिल रहा है? V4 बाई V3 मिल रहा है। ध्यान से देखिए V1 बाई V2 कितना मिल रहा है? V4 बाई V3 मिल रहा है। इसका उपयोग कहां होगा? याद कीजिए वर्क डन के उसमें। किधर गया? है ना? अरे बात समझ में आ गई? तो V3 बाई V4 क्या है मेरे पास में? V1 बाई V2 को V4 बाई V3 लिख लो, या V3 बाई V4 को, जैसा भी आपको उचित लग रहा है। मेरे पास जो आ रहा है उसको मैं लिखूंगा। तो पहले तो मैं इसको लिखना पड़ेगा यार मेरे को ही। V1 बाई V2 बराबर V4 बाई V3। एक तो रिलेशन ये है, क्योंकि क्या जब नंबर ऑफ स्लाइड चेंज हो जाती है ना तो दिक्कत होती है थोड़ा सा। और वर्क डन क्या है? NRT1ln V2 बाई V1। वर्क डन है आपके पास में NRT1ln V2 बाई V1 माइनस NRT2ln, और V4 बाई V3 है या V3 बाई V4 है, इसको चेक कर लो। V3 बाई V4 है तो ये आ रहा है V3 बाई V4। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको क्या करता हूं। V3 बाई V4 यदि मुझे यहां से लिखना है तो V3 बाई V4 को लिख सकता हूं मैं V2 बाई V1। यस और नो? अरे लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इट इंप्लाई W आपके पास में आ जाएगा NRT1ln V2 बाई V1 माइनस NRT2ln V3 बाई V4 की जगह आ जाएगा V2 बाई V1। यहां पर देखिए कॉमन क्या निकाल सकते हो? तो भैया आप कॉमन निकाल सकते हो W बराबर NRT1 और सॉरी NRln V2 बाई V1 आपका कॉमन आ सकता है और ये आ जाएगा T1 माइनस का T2। ये है आपका फाइनल वर्क डन। बोलो यस और नो? तो आपने बोला ठीक है सर जी, इतना तो मान लिया। अब आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी। अब क्या चाहिए? एफिशिएंसी। तो ये आएगी W बाई Q1। तो बेटा ईटा बराबर W आपने लिख दिया NRln V2 बाई V1 और T1 माइनस का T2। यस और नो? बिल्कुल सही। अब आपको क्या चाहिए? होल डिवाइडेड बाई Q1। तो Q1 पे चले जाओ बेटा जरा। Q1 कहां लिखा हुआ मिल रहा है आपको? Q1 कहां है? W2 से भी पहले होगा। NRT1ln V2 बाई V1 कितना बड़ा डेरिवेशन है ना? यस। तो ये आएगा NRT1ln V2 बाई V1। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो NR से NR कट जाएगा और LN वाली टर्मिनोलॉजी से NR, तो ईटा बराबर बचेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। यस और नो? सो आप लिख सकते हो इसको, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट साइकिल आएगी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, या फिर ईटा बराबर 1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई T1। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। बोलो कर सकते ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, हीट इंजन की जो बेसिक हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था? वो हम लोगों ने निकाला था 1 माइनस का Q2 डिवाइडेड बाई Q1। यस और नो? तो ये भी हीट इंजन की एफिशिएंसी है और ये भी हीट इंजन की क्या है? एफिशिएंसी। यदि मैं दोनों को आमने सामने रख दूं तो 1 माइनस का T2 बाई T1 बराबर 1 माइनस का Q2 बाई Q1।
सो देखो 1 माइनस ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, Q1 बाई Q2 बराबर T1 बाई T2। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही हीट एक्सचेंज भी क्या होगा, ज्यादा यहां पर होने वाला है। क्या ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया, छोटा सा पॉइंट समझ में आया। ये यहां पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला, मैं चाहता तो इसे मैं डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर ये कहां से आ गया, तब हम लोग बोलते क्यू बराबर एम एच डेल्टा थीटा मान लो, तो वहां से कर लिया, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब ये हमारे पास में कार्नोट साइकिल की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ईटा का जो फॉर्मूला है, ईटा का 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 है, यस और नो। तो मैंने बोला कि भैया जब आपका T2 बराबर T1 आएगा तो ईटा बराबर 0 आएगा। क्यों, T2 बराबर T1 तो ये 1 आएगा, 1 माइनस 1 0। क्लियर है। अच्छा, मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब क्या है कि भैया डेल्टा टी जितना डिक्रीज होगा उतनी ही एफिशिएंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस और नो। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका साइकिल अच्छे से परफॉर्म करे। दूसरा, यहां पे कार्नोट थ्योरम मैं बोल चुका हूं कि भैया ऑल प्रैक्टिकल इंजन्स विल हैव एफिशिएंसी लेस देन कार्नोट इंजन, और इसी को कार्नोट क्या बोला जाता है, थ्योरम बोला जाता है। लेकिन एक सवाल आता है, देखो कभी कभी एग्जाम में है ना ऐसे सवाल मिक्स करा देते हैं और उसमें आपको कंफ्यूज करा देते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में ऐसे सवाल दे दिया, यहां पर एक सोर्स लिख के दे दिया, ठीक है, यहां पर T1 दे दिया, फिर यहां पर वर्किंग सब्सटेंस दे दिया, ये आपका W1 दे दिया, यहां से Q1 आ गई, फिर यहां से Q2 आ गया, ठीक है, और ये सॉरी यहां पे सिंक और स्लैश में क्या लिख दिया, सोर्स लिख दिया, ये Q2 आ गया, फिर आपके पास में एक वर्किंग सब्सटेंस लगा दिया, और लास्ट में बेटा यहां पर सिंक लगा दिया, ठीक है। ये Q2 आ गया तो इसका टेम्परेचर इन्होंने T2 दे दिया, ये आपका W2 दे दिया, और ये आपका T3 दे दिया। ध्यान से देखना, मैं डेटा को एक बार और अलग कलर से लिख देता हूं। यहां पर है टेम्परेचर T1, यहां है टेम्परेचर T2, और यहां है टेम्परेचर T3, ठीक है। यस और नो। तो मैं बोला ठीक है। ऐसा यदि कोई सवाल बन जाता है आपके पास में, तो उस केस में एफिशिएंसी आएगी बेटा 1 माइनस का T3 अपॉन T1। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब टेम्परेचर के फॉर्मेट में दिया रहता है जनरली, लेकिन आपको यदि देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस का Q3 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है। ये भी एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला यहां पर बना हुआ रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है। सो ये है भैया आपके क्या, हीट इंजन है। ध्यान रखना, ये क्या है, हीट इंजन है। अब इसका एक उल्टी चीज और होती है, इसका रिवर्स पढ़ेंगे हम लोग, और वो होता है रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, दो आर लग गए इसमें, टर हो गया ये तो। या इसे कहते हैं हम लोग हीट पंप। क्या कहते हैं, हीट पंप। अब इसमें पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। हीट इंजन में क्या कर रहे थे कि भैया हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, फिर कुछ वर्क डन कर रहे थे, और बची हुई हीट को हम लोग क्या कर रहे थे, सिंक की तरफ छोड़ रहे थे। अब यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो है उस पर वर्क डन किया जाएगा, सिंक से हीट ली जाएगी और हॉट रिजर्वायर की तरफ छोड़ दी जाएगी। प्रोसेस पूरी तरह से क्या होने वाली है, उल्टी। तो वो बन जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर। मतलब डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि हम लोग कोई हाई फंडू डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोर्स, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस, और ये आपका सिंक, कहानी में डायग्राम वही बनने वाले हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर T2 होगा, इसका टेम्परेचर T1 होगा। बस इस बार एरोस की डायरेक्शन बदल जाएगी। इस बार एरो इधर से इधर चलेंगे, और ये आपका W, ये आपका Q2, और ये आपका Q1। यस और नो, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। मतलब इस बार प्रोसेस उल्टी हो रही है। हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंक में से हीट को खींच रहे हैं और उस पर वर्क डन कर रहे हैं, और बची हुई जो हीट है वो वहां पर ऊपर वापस से दे रहे हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखा जाए या एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप कह तो वही रहे,
मतलब अभी भी कहानी में Q1 बराबर Q2 प्लस का W ही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां से यदि मैं देखता हूं तो अगेन मेरे को W बराबर जो मिल रहा है वो Q1 माइनस का Q2 मिल रहा है। यस और नो? अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में? जो घर में रेफ्रिजरेटर होता है उसके बारे में क्या जानते हैं? वो चीजों को सर ठंडा करने के काम आता है। यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है सर, चीजों को ठंडा करने के काम आता है। मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो जो बाहर का जो टेम्परेचर उससे कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? आप बोलोगे सर उससे तो कम है, ये तो हम जान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीजों में से यदि उसके अंदर में रखी हुई कोई चीज ठंडी हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसने उसमें से हीट को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। इसने इसमें से हीट को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। अब उसने जब हीट को एब्जॉर्ब किया है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं तो क्या होगी? जाएगी। जाएगी मतलब क्या है? बाहर की तरफ रिलीज किया जाएगी। यस और नो? तो मैं बोला सही बात है। अब जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा वहां से, तो उसको हीट को खींच के निकालने में कुछ तो काम करना पड़ेगा। यस और नो? तो यहां पर हीट वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भैया हमारे पास में। यहां पर भाई फ्रिज कैसे चलता है? जब आप उसको कहीं कनेक्शन देते हो कि नहीं देते हो? यस और नो? तो मैं बोला सही बात है। तो वर्क डन मतलब एनर्जी का तो है यहां पे रोल, और एनर्जी मतलब वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFC जिसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए, CCl2F2 वगैरह, ये आपके वर्किंग सब्सटेंसेस होते हैं। यस और नो? अच्छा, और अब और क्या बच गया? वर्किंग सब्सटेंस के बारे में बता दिया। सिंक क्या है? सिंक उसके अंदर की रखी हुई हर छोटी चीज सिंक नहीं है, वो पूरा का पूरा जो कंटेनर जो डब्बा है ना, वही आपका क्या है? सिंक है। और सोर्स क्या है फिर? जो आपका जो सराउंडिंग है वो आपका एज अ सोर्स काम कर रहा है। देखो सवाल में ध्यान से सुनना, कहानी वही है। मतलब T1 T2 ये सब नहीं बदलने वाले। सिंक का मतलब क्या है? लोअर टेम्परेचर। सिंक का मतलब क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, लोअर टेम्परेचर। सोर्स का मतलब हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या है? हायर टेम्परेचर। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो हायर लोअर टेम्परेचर है, बराबर है, लोअर टेम्परेचर कहां पे हो रहा है? उस फ्रिज के अंदर रखी हर चीज का। मतलब आप उस डब्बे में से कंटिन्यूअसली हीट को खींच के निकाल रहे हो, तो भैया इस डब्बे में से हीट जा रही है। और जब ये हीट जा रही है तो इस पे क्या किया जा रहा है? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन किया जा रहा है। यस और नो? और ये सब वर्क डन मिलके जो एक्स्ट्रा हीट जो प्रोड्यूस हो गई है, भाई उसको खींच के निकालने में काम तो करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन, दैट वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें आपकी मदद कौन करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करते हैं यहां पर। और वो हीट को खींच के कहां भेज देते हैं? सोर्स की तरफ। अब सोर्स इज द हॉट रिजर्वायर। तो अपने कमरे में हॉट रिजर्वायर क्या है? तो अपना जो कमरा है, उस फ्रिज के डब्बे को छोड़ दोगे तो वो आपका सोर्स की तरह काम करता है। मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि जो आपका रूम है, जिस कमरे के अंदर में आपने क्या रखा है? फ्रिज को रखा है, रेफ्रिजरेटर को, वो आपका हायर टेम्परेचर वाली बॉडी या सोर्स की तरह काम करती है। वर्किंग सब्सटेंस आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक CCl2F2 या CCl3F, ऐसे कुछ तो होते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। क्लियर? CCl2F2 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। सिंक क्या है? वो फ्रीज का जो कैबिनेट है वो आपका सिंक हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट और बच गया, वो क्या है? वर्क इज डन। ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया पूरा फ्रिज का फंडा। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर एफिशिएंसी नहीं देखी जाती है, यहां पर एक नई चीज देखी जाती है जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या देखा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो है वो हीट इंजन का उल्टी प्रोसेस है। ठीक है। और इसे हम लोग यहां पर डिनोट करते हैं बेटा बीटा से। वहां पर हम लोगों ने लिया था ईटा, यहां हम लोग ले रहे हैं बीटा। यस और नो? तो अब ये जो बीटा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सिंक। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक
डिवाइडेड बाय वर्क डन, डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो यहां पर ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। अरे क्लियर है। तो अब निकाल लीजिए, तो बीटा कैन बी रिटन एज हीट एब्जॉर्ब। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो आप, तो आप कर रहे हो बेटा Q2, और वर्क डन कितना है W। अब देखो हमें W तो पसंद है ही नहीं, हमको तो Q1 Q2 के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे इट एम्प्लाइज बीटा बराबर Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस का Q2। यस और नो। तो ये आ गया है आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। बोलो यस और नो। यदि मुझे इसको टेम्परेचर के फॉर्मेट में डालना होगा तो क्या करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूं। देखिए कैसे मैं लिख सकता हूं, बीटा बराबर Q2 होल डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 है। मैं बोला सही बात है। अब एक काम करो, यहां पर भी Q2 से डिवाइड करो, यहां Q2 से डिवाइड करो, यहां Q2 से डिवाइड करो, तो क्या बन जाएगा, तो आपके पास में मिल जाएगा, देखो फटाफट से, बीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाई Q1 अपॉन Q2 माइनस का 1। बोलो यस और नो। ऐसा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो ये एक और बीटा का फॉर्मूला हो जाता है। हालांकि अब टेम्परेचर के फॉरवर्ड में चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन T1 बाई T2 माइनस का 1। ये एक और फॉर्मूला हो गया बीटा का। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, बीटा बराबर T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, इन पे सवाल बनते हैं। अब एक पॉइंट और आता है, वो आता है बेटा रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, रिलेशन, इस पर भी सवाल आ जाता है, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा। बोलो कैसे करोगे। देखो करना कुछ नहीं है, पहले मैं ईटा का फॉर्मूला लिखता हूं, तो ये आएगा बेटा 1 माइनस का T2 बाई T1, और बीटा का लिखता हूं तो ये आएगा 1 अपॉन T1 बाई T2 माइनस का 1। यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहां से देखो इस वाले रिलेशन पे जरा ध्यान दो, क्या हो सकता है। मैं लिख सकता हूं T2 बाई T1 बराबर ये आएगा 1 माइनस का ईटा। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं T1 बाई T2 बराबर 1 अपॉन 1 माइनस का ईटा। देखो देखो रिलेशन, ओके, सीधा सवाल बन सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, और कुछ नहीं है। सो इट इंप्लाइज बीटा विल बी रिटन एज 1 होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ईटा माइनस का 1। बोलो यस और नो। आपने बोला ठीक है। आगे इक्वल टू का साइन लगाओ, तो बेटा ये 1 माइनस ईटा तो ऊपर चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस ईटा आ जाएगा। बोलो यस और नो। 1 से 1 कैंसल, तो आपके पास में बचेगा 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा। यस और नो। और यदि आप इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 1 बाई ईटा माइनस का 1। तो बीटा और ईटा में रिलेशन क्या लिख दिया आपने, आपने रिलेशन लिख दिया सिंपल, बीटा बराबर 1 बाई ईटा माइनस का 1। और इस रिलेशन को थोड़ा सा और आगे यदि एक्सटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो होगा ये कि बेटा ये आएगा 1 प्लस का बीटा बराबर 1 बाई ईटा। सो ईटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस का बीटा। क्लियर। ये सारे रिलेशन जो पॉसिबल थे वो मैंने यहां पर आपको करवा दिए हैं, ठीक है। सो इसी के साथ में आपका थियरी पार्ट समाप्त होता है, लेकिन मैं जाते हैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा। हालांकि आपने किया हुआ होगा क्वेश्चन कि यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो कमरा गर्म होगा कि ठंडा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। यस और नो। मतलब कमरे के अंदर में रेफ्रिजरेटर है, उसके दरवाजे को खोल दो तो कमरा गर्म होगा कि ठंडा होगा। तो आंसर ऐसा नहीं है, आप कॉमन सेंस से थोड़ा, अब यदि आप सोचोगे तो कई लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो फ्रिज में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आएगी तो कमरा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया। कमरा ठंडा करोगे, मान के चलो आपने फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसमें से ठंडी हवा बाहर निकली, बराबर है, वो कोशिश करेगा थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की, करेगा कि नहीं करेगा, आपने बोला बिल्कुल सही है। तो अब उसको और ठंडा करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करोगे तो और हीट रिलीज होगी। वो हीट रिलीज होके कहां जा रही है, कमरे में ही जा रही है। बात समझ में आ रही है। मतलब जो हीट रिलीज का जो रेशो है वो आपका कंटिन्यूअसली क्या होता चला जाएगा,
इंक्रीज होते चला जाएगा, और इसके कारण जब फ्रिज का दरवाजे कमरे में खोल के रखोगे तो कमरा गर्म होगा, ना कि ठंडा होगा। क्लियर है? श्योर। सो इसी के साथ में देखो हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसका थियरी पोर्शन यहां पर हमारा समाप्त हुआ है। अभी हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स, और वो है प्योर न्यूमेरिकल ही लेक्चर्स में होंगे, तो आज के लेक्चर में तो नहीं कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल के कुछ फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपके इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स में है वो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन ध्यान से याद करके आना। ओके, जैसे मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम, उसे पॉजिटिव लेना है, हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब ये जो चीजें हैं, टू द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। यस, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। डेल्टा यू के फॉर्मूले, एनसीवी, डेल्टा टी वगैरह, काइनेटिक थियरी में जो फॉर्मूले पड़े हुए हैं उनको भी आप देख के आना, क्योंकि इसमें मिक्सचर वगैरह से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। फिर कुछ चीजें जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें सारे फॉर्मूले हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इन चारों को ध्यान से देख के आना, और सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में हम लोग इसमें एक टॉपिक और मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा, और वो है बेटा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ बेसिकली एक न्यूमेरिकल का ही सेक्शन है। जैसे मैं आपसे बोल दूंगा कि भैया देखो सिंपल सी बात है, जैसे ऐसे दे दिया मैंने कि भैया ये है वॉल्यूम है, ये है आपका प्रेशर है, और मैंने बोला ये ग्राफ ऐसा दिया गया है, तो इसके लिए वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। इसके लिए क्या करना है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करो, ये सवाल है। तो ये देखो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, मतलब ये आपका यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, खत्म। बस अब यहां पर ध्यान रखना है कि एरो किधर है, मतलब इधर में एरो दिया है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तो भैया वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तो ऐसे एरो लगाएंगे बस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ग्राफ देके ये पूछ ले तुमसे, तो भैया वाइसे वर्सा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि मैंने एक ग्राफ करवा दिया है, और भी कोई भी ग्राफ बना लो, जैसे मान लो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ इसकी बजाय। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम का यदि ये ग्राफ है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यदि मैंने प्रेशर वॉल्यूम का ऐसा ग्राफ दे दिया तो ऐसा मत कर देना कि पता लगा टेम्परेचर, सर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, कैसे हो जाएगा? ये इस ग्राफ में थोड़ी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो सर यदि एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया तो देगा ही नहीं भैया, ऐसा ग्राफ वो क्यों दे देगा, क्योंकि उसे मालूम है ऐसा ग्राफ हम कर ही नहीं पाएंगे। यस और नो, बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा ग्राफ यदि उसे देना है तो वो प्रेशर वॉल्यूम की जगह प्रेशर टेम्परेचर लेगा, या वॉल्यूम टेम्परेचर लेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम लेगा, ऐसे कुछ तो भी लेगा। प्रेशर और वॉल्यूम में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वो आपको करने को नहीं देगा। ठीक है, यस, श्योर, ओके। सो ये हमारे पास में कहानी यहां पर इस चैप्टर की थियोरेटिकल पोर्शन हमारा समाप्त होता है। उसके साथ में कुछ मिक्सचर के फॉर्मूले जरूर ध्यान रख लेना। मिक्सचर के फॉर्मूले मतलब क्या होते हैं कि जैसे कोई एक गैस दे दी, इसके N1 मोल्स हैं, इसका स्पेसिफिक हीट दे दिया, दूसरी गैस दे दी उसके N2 मोल दे दिया, और उसमें ये दे दिया उसका भी स्पेसिफिक हीट दे दिया, तो मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कितना आएगा, तो N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस का N2। बात समझ में आ रही है? अब V दिया है तो V के लिए ले लो, और P दिया है तो P के लिए ले लो, मतलब CV या CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार एडियाबैटिक कांस्टेंट के लिए भी सवाल बन जाता है, तो उसमें क्या करना है, गामा ऑफ मिक्सचर पूछ लेता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी करना वही है, N1 प्लस का N2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस का 1 बराबर N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस का N2 अपॉन गामा 2 माइनस का 1, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। बिल्कुल वही प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? ओके। सो भाई इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए